हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल और प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं सीटेट का 8 दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट हल कराने जा रही हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो प्रीवियस पेपर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रीवियस पेपर जब हल कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमें उसमें से अवश्य मिल जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा पार्ट फर्स्ट है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो कौन सा सही है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। जो बुद्धि है वो बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो रूही जो है वो हमेशा एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। अकेले में बैठ के खुद ही सोच रही है ना, ठीक है ना, समस्या के बारे में खुद ही सोच रही है। तो सोच रही है तो ये खुद ही तो विचार कर रही है, आत्मकेंद्रित विचारक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आत्मकेंद्रित विचारक। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए हमारा बच्चे का, तो थर्ड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है ना। थर्ड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो पठन वैफल्य जो बच्चों के प्राथमिक लक्षण होते हैं उसमें बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। बच्चे में बच्चा ठीक से पढ़ नहीं सकता, तो उसमें धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। तो 5 क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 6 क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। तो क्वेश्चन 6 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन 7 का हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जब उसकी यहाँ पर देखिए वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, जब बच्चे की सहभागिता मतलब बच्चा कम पढ़ने लग जाए, उसके साथ ही और वो प्रतिभाग ना ले किसी प्रतियोगिता में, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें नए तरीके ढूंढने चाहिए और अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए कि कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो 8th क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है ना। तो 8th क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही
सही हो जाएगा। ठीक है ना। 9th क्वेश्चन देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चा जो अपने साथ अनुभव लाया है तो हम उसको उसकी प्रमुखता दें, ठीक है ना, उसको स्वीकार करें। तो 9th का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से रिक्त स्थान है। तो 10वीं का हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वतंत्र है। ठीक है ना, स्वतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तो हमारा 11वें क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो 12 क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। तो 12th क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? तो 13 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है ना, निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो 30 क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन देखिए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 40 क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो 14 क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकती हैं? तो शिक्षक जो है बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो 15 क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर देना, यानी कि खोज के लिए और उनको उस पर चर्चा करने के लिए अवसर देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पर या किसी भी बात पर, तभी तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। और जटिल अवधारणाओं को समूह बनाकर बच्चों को देना चाहिए जिससे कि अनेक विचार बच्चे के सामने आए। तो यहाँ पर हमारा 15 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो यहाँ पर 16 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बच्चों को सहजानुवाद अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है ना, तो 16 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है। तो यहाँ पर हमारा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण है जो प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन भी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 17 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आगे देखिए 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमारा 18 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, विकास जो है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो 18 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो 19 क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो निम्नलिखित का में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो 20 का हमारा यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मीडिया एवं पास पड़ोस जो है वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो यहाँ पर हमारा 21 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में जो है वो विकास तीव्र गति से घटित होता है। अब देखिए 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो 22 का हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है ना। तो 22 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है ना फ्रेंड। 23rd क्वेश्चन देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो सीधी सी बात है, ये तो हमारे जेंडर पक्षपात का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 24 क्वेश्चन देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो 24 का देखिए हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए जिससे कि ये अनुरूपता को कम कर सके, ये जेंडर भूमिका और जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सके, ठीक है ना। तो 24 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय बताया था वो हमारे लेव बायगोत्स्की ने दिया था। तो यहाँ पर 25 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो हमारी भाषा अर्जन के लिए और विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तो 26 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 27 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पाठ एवं ढांचा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पाठ एवं ढांचा का उदाहरण है। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 28 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो 28 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क करना सीख जाता है, ठीक है ना, बच्चा तर्क करना सीख जाता है। तो यहाँ पर 28 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की जो संरचना है वो आपको सभी को पता होगी कि स्कीमा है जो पियाजे ने दी थी, जो स्कीमा है वो पियाजे ने दी थी। तो 29 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, जिग्सा पहेली को करते समय, जिग्सा जो है वो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बायगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो 30 क्वेश्चन का जो है वो खुद से ही तो बात कर रही है, इस कोई है नहीं है पास में, खुद ही गेम खेल रही है, खुद ही कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं ये वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला चाहिए, उससे जूता पूरा हो जाएगा। वो एक पहेली को सुलझा रही है, ठीक है ना। तो ये खुद से ही बात कर रही है। तो 30 क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, वो खुद से ही बात कर रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको मैं इसका पार्ट सेकंड भी डालती रहूँगी, पूरा पेपर हल कराऊंगी। पेपर फर्स्ट है आपका ये,
तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कोई भी कमी आती है मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं और कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।